$2.6 ट्रिलियन। ये वो रकम है जिसके मिलने के बाद दुनिया के किसी भी कॉन्टिनेंट की किस्मत बदल जाए, अनटिल एंड अनलेस वो कॉन्टिनेंट अफ्रीका ना हो। अफ्रीका को साल 1960 से लेकर आज तक $2.6 ट्रिलियन फॉरेन एड के रूप में दी जा चुकी है, इस मकसद से कि वो अपने देश को बेहतर बना सके। मगर ताज्जुब की बात यह है कि 65 साल होने को है और आज भी वहाँ ऐसा एक भी देश नहीं है जिसकी जीडीपी इवन $500 बिलियन के भी आसपास हो। उल्टा गरीबी 6 गुना बढ़ गई है और इसका रीजन करप्शन नहीं है, बल्कि इस चीज का कारण एक ऐसी डार्क स्ट्रेटेजी है जिसका इस्तेमाल करके वेस्टर्न कंट्रीज ने पहले अफ्रीका को बर्बाद किया और अब धीरे धीरे भारत की जनता पे सरकार द्वारा ये बर्बादी थोपी जा रही है, जिससे आप रोज परेशान होते हैं पर आपको पता नहीं चलता। आने वाले 10 सालों में अफ्रीका द्वारा बनाई गई ये एक गलती भारतीयों को सड़क पे ला देगी। पर वो गलती आखिर है क्या? आखिर क्यों कोई अफ्रीकन कंट्री कभी ग्रो नहीं कर पाती है और क्या इसका कोई भविष्य नहीं है? well, आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। तो साल 1945, एक तरफ विश्व युद्ध के खत्म होने से पश्चिमी लीडर्स खुश थे, तो वहीं यूरोप की जनता का परेशानी से बुरा हाल था। कारण साफ था, युद्ध में इतनी तबाही मची थी और इतना पैसा लुटाया गया था कि उनका सारा धंधा, उनकी सभी नौकरियां खत्म हो गई और बच्चे बूढ़े जवान सभी खाने के एक एक निवाले को परेशान थे, क्योंकि नौकर के पास नौकरी नहीं थी और मालिक के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इंडस्ट्री शुरू करके किसी और को नौकरी पे रख सके। अब इसी समस्या को दूर करने के लिए अमेरिका साल 1948 में लाया मार्शल प्लान और इसने ग्लोबल ट्रेड इकोनॉमी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मार्शल प्लान, जिसे ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स में यूरोपियन रिकवरी प्लान भी कहा जाता है, उसके तहत वेस्टर्न यूरोप की एक 18 देशों की डूबती इकोनॉमी को बचाने के लिए अमेरिका ने अपनी जेब से $13.3 बिलियन 1948 से 1952 के बीच मेजर इंडस्ट्रियल कंपनीज को दिए, कुछ एड के तौर पर तो कुछ लोन के तौर पर। और उसने कहा कि वो फैक्ट्री को दोबारा शुरू करे, फंडिंग हम देंगे। नतीजा कुछ ऐसा रहा कि महज 4 साल में सारी इंडस्ट्रीज रिवाइव हो गई और साल 1952 में प्रोग्राम खत्म होते होते सभी देशों की इकोनॉमी जंग के पहले वाले हालातों से भी बेहतर हो गई और टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट जंग के पहले के मुकाबले कम से कम 35% ज्यादा पाया गया। एंड एज यूजुअल, मुश्किल समय पे मदद करने के कारण सभी देशों से अमेरिका को भी लॉन्ग टर्म में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा हुआ। तो अमेरिका समेत विश्व के सभी देशों को लगा कि अगर हम किसी डूबती हुई इकोनॉमी में पैसा डालेंगे तो वो फ्लॉरिश होगी, जिसके बाद ना सिर्फ हमें भी ट्रेड एडवांटेज मिलेगा बल्कि हमारा संबंध भी उन देशों के साथ बेहतर होगा और लॉन्ग टर्म में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा भी होगा। और इसी बिग पिक्चर में साल 1960s में एंट्री हुई अफ्रीका की। तो साल 1960 को अफ्रीकाज ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, क्योंकि अकेले इसी साल कुल 17 अफ्रीकन देशों को आजादी मिल गई थी और बाकी कई देशों को भी इसी के आसपास स्वतंत्रता मिली थी या मिलने वाली थी। अब ये बात किसी से छिपी नहीं थी कि अफ्रीका एक रिसोर्सेस रिच कॉन्टिनेंट था, जिसके पास लिटरली हर प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेस मौजूद थे, जिस वजह से इनके सक्सेसफुल होने के चांसेस और इनसे मिलने वाला लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यूरोप के किसी भी देश से कई गुना ज्यादा प्रोजेक्ट किया जाना था। इसी इरादे के साथ साल 1961 में 2 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना हुई। एक तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसमें टोटल 38 देश आपस में एक दूसरे के साथ मदद करने के साथ साथ दूसरे देशों की भी कलेक्टिवली सहायता करते हैं, और दूसरी यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, शॉर्ट में यूएसएड, जो एस्टैब्लिश ही इसीलिए की गई थी ताकि डेवलपिंग कंट्रीज को पैसे और जरूरी सामान के रूप में मदद पहुंचाई जा सके। तो अफ्रीका के सभी देश जो नए नए आजाद हुए थे बेहद गरीब थे, ना पैसा था ना संसाधन था, उनके लिए ये एड्स किसी वरदान की तरह आए। साल 1965 तक करीब 4 सालों में अफ्रीका को $950 मिलियन से ज्यादा की एड्स दी जा चुकी थी, आज के $55 बिलियन के बराबर। और ये इन्वेस्टमेंट्स और एड्स वहां पे दी जा रही थी कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए, जैसा कि मार्शल प्लान में यूरोप में किया गया था। मगर साल 1970s से इस एड में एक बड़ा शिफ्ट आया, जहां पहले अफ्रीका को इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड एड्स दी जाती थी, जिनका मकसद वहां बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और कॉर्पोरेशन सेटअप करना था। वहीं पर 1970s के बाद यूएस की जगह अफ्रीका को एड देने वाली
वाली सबसे बड़ी पार्टी बन गई वर्ल्ड बैंक, जिसने ज्यादातर पोवर्टी फोकस्ड एड्स देना शुरू किया, जिसका मकसद था वहां सोशल सर्विसेज, लिटरेसी प्रोग्राम्स, खाना बांटना और बेसिक जरूरतें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का था। तो साल 1970 से 1998 के पीरियड को अफ्रीका का पीक पीरियड कहा जाता है, क्योंकि इन 28 सालों में रिलेटिवली अफ्रीका ने सबसे ज्यादा फॉरेन एड्स रिसीव करी थी। ये फॉरेन एड्स लोगों की जरूरतें पूरा कर रही थी, खाना बांट रही थी, इलाज कर रही थी, उन्हें फायदा पहुंचा रही थी, जिसका मतलब कि इस पीरियड में वहां के लोगों ने काफी तरक्की की होगी और सभी देश इकोनॉमिक तौर पे काफी आगे पहुंच गए होंगे, राइट। वेल, असलियत में हुआ इसका ठीक ऑपोजिट। अफ्रीका की गरीबी जो साल 1970 में 11% थी, वो साल 1998 आते आते 66% हो गई, 6 गुना ज्यादा। जिन लोगों के पास अच्छे खासे साधन थे, इस पीरियड में उनके हालात भी इतने बिगड़ गए कि वो स्लम्स पे रहने को उतारू हो गए। जहां प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि अफ्रीकन इकोनॉमी वैश्विक स्तर पे झंडे गाड़ेगी, वहीं साल 1990s आते आते अफ्रीका के सभी देशों की ग्रोथ या तो ना के बराबर थी या नेगेटिव में थी। इन देशों पे इतना कर्जा चढ़ गया था कि जितनी इन्हें साल में फॉरेन एड्स नहीं मिलती थी, उससे ज्यादा तो इनके लोन का ब्याज ज्यादा था। और रीजन करप्शन नहीं था, बल्कि इस गरीबी के कारण वही एड्स थी जिनसे अफ्रीका को सशक्त बनाने की प्लानिंग की जा रही थी। तो देखो, यूरोप में जब ये एड्स दी गई थी ना, तो इनका पर्पस इंडस्ट्रीज को रीस्टार्ट करने का था। मतलब कि इंडस्ट्रीज और कंपनीज पहले से ही मौजूद थी, बस उन्हें थोड़ा कैपिटल देके वापस से शुरू करना था, जिसमें ज्यादा वक्त नहीं लगा और सब जल्द से जल्द एस्टैब्लिश हो गया। लेकिन अफ्रीका में कोई भी इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, जिस वजह से उन्हें शुरू से शुरू करना पड़ा, यहाँ तक कि बिल्डिंग्स को भी शुरू से ही बनाना पड़ा, जिस वजह से जितना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर एड के नाम पर दिया गया, वो सारा तो वहां पे केवल बिल्डिंग्स को एस्टैब्लिश करने में ही चला गया। और जब बारी आई प्रोडक्शन करने की, तब वर्ल्ड बैंक ने यहाँ के कंज्यूमर्स को ही मार दिया। डेवलपमेंट एड के नाम पे फ्री खाना दिया जाने लगा, फ्री दवाई दी जाने लगी और भी बहुत कुछ। इससे क्या हुआ कि वहां की ज्यादातर जनता वर्ल्ड बैंक द्वारा दिया जा रहा है खाना खाने लगे, जो कि फ्री या नेग्लिजिबल कॉस्ट में बांटा जा रहा था। और जब लोगों के पास फ्री में खाना मिल रहा है, तो वो भला वहां के लोकल मंडियों से कुछ क्यों ही खरीदेंगे। एज ए रिजल्ट किसानों की फसल खरीदने वाला कोई था ही नहीं, और किसानों को भी खेती बाड़ी बंद करके कतारों में लग के कंगाली में खाने का मोहताज होना पड़ा। सिमिलर हाल वहां की सभी लोकल इंडस्ट्रीज का भी हुआ। कंज्यूमर्स को सब कुछ जब फ्री में ही मिल रहा था या एड की वजह से ही बहुत सस्ते में मिल रहा था, और इंडस्ट्रीज उस प्राइस के साथ कंपीट नहीं कर सकती थी, तो हेंस जो इंडस्ट्रीज थोड़ी बहुत भी एग्जिस्ट करती भी थी ना, वो भी बंद हो गई। इनकम एक इनसिक्योरिटी के साथ मिलती है कि पता नहीं अगले महीने वो पैसा मिलेगा भी कि नहीं, इसलिए इंसान उसे कमाने के लिए और मेहनत करता है। इसी माइंडसेट के साथ चाइना आज 17 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर चुका है। मगर एड्स केयरलेसनेस क्रिएट करती है कि अगर इससे कुछ इंप्रूवमेंट नहीं किया तो भी अगली बार फिर से पैसा आना ही है। ये फॉरेन एड्स अफ्रीकी देशों के लिए अब एक मदद नहीं बल्कि एक इनकम बन गई है कि कुछ भी होगा उन्हें तो एड्स मिल ही रहा है, जो जनता को भूखा नहीं मरने देगी। इस वजह से सरकार भी अब जनता का विकास अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती, बल्कि उसने सब कुछ एड्स पर ही छोड़ दिया है। अफ्रीका के एनुअल रेवेन्यू का 12.5% हिस्सा तो केवल विदेशों से मिलने वाली आर्थिक मदद से ही आता है। हेल्थ के लिए बाहर से मिलने वाली डेवलपमेंट असिस्टेंस आज अफ्रीका की टोटल स्पेंडिंग का 10% हिस्सा बन गई है। साउथ सुडान, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, युगांडा, DRC और माली जैसे 10 देशों में जितना पैसा सरकार नहीं खर्चती, उससे ज्यादा ये NGOs और एड्स करती है। 2023 में सब सहारन अफ्रीका में जितना पैसा सरकारों ने एजुकेशन में नहीं खर्चा था, उससे ज्यादा अपने कर्जे के ब्याज दिया था। अगर यूरोप की तरह ही ये पैसे इंडस्ट्रीज को मिलते तो भले ही इसमें 5 से 10 साल और लगते, लेकिन एम्प्लॉयमेंट बढ़ता, प्रोडक्शन बढ़ती और पर कैपिटा GDP भी बढ़ती। मगर अफ्रीका के इतिहास में उसके साथ सबसे बुरा किया यूनिसेफ और IMF ने। ये संस्थाएं हर साल $30 बिलियन से ज्यादा अफ्रीका के भले के लिए भेजती है। आज तक $2.6 ट्रिलियन से ऊपर मदद के इरादे से दिया जा चुका है, पर फिर भी ये पैसा जनता का भला क्यों नहीं कर पा रहा है। अफ्रीका की एक लोकल सोशल मीडिया न्यूज एजेंसी की एक रिपोर्ट में यह कहा गया था कि अफ्रीका को एड देने की आड़ में देश
मनी लॉन्ड्रिंग किया करते हैं, जहां वो दिखा देते हैं कि ये पैसे अफ्रीका की मदद के लिए भेजा जा रहा है, मगर हकीकत में ये पैसा बस प्राइवेट बैंक अकाउंट्स में जमा हो जाता है और जनता तक नहीं पहुंचता, बस कागजों में ही दर्ज हो जाता है। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेफरी विंटर्स ने मई 2004 में विद एविडेंस कहा था कि IMF और वर्ल्ड बैंक द्वारा लोन के तौर पे बांटे गए $100 बिलियन अफ्रीका से चोरी हो चुके हैं, पर उस पे किसी ने कोई भी स्क्रूटनी या इन्वेस्टिगेशन नहीं की। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड बैंक ने $100 बिलियन अफ्रीका में क्लाइमेट चेंज के नाम पे इन्वेस्ट किए थे, मगर इनमें से $41 बिलियन का कोई भी रिकॉर्ड ही नहीं है, जिसका मतलब ये कहां चले गए कोई कुछ नहीं जानता। ये पैसे वर्ल्ड बैंक की अपनी जेब से नहीं जाते हैं, बल्कि वर्ल्ड बैंक को पैसा उसके मेंबर कंट्रीज देती है और मेंबर कंट्रीज अपनी जनता के टैक्स से पैसा कमाती है। अगर कोई कभी इस एजेंडा को एक्सपोज करने की कोशिश करता है तो इसी पैसे से वीक इनोसेंट जनता की सुपारी भी दी जाती है। इन एड्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये पैसा ना तो यहाँ की जनता के बैंक में दिया जाता है, ना ही वहाँ की किसी इंडस्ट्री को, बल्कि ये पैसा डायरेक्टली या तो सरकार के बैंक में डाला जाता है या फिर यूनिसेफ की एफिलिएटेड NGOs को दिया जाता है। अफ्रीका के सेनेगल देश की राजधानी डाकर में अपने एंटरप्रेन्योर वेंचर चलाने वाली मैगेटा वेड ने अपने एक वीडियो में बताया था कि यूनिसेफ और NGOs के लोग रेसिडेंस के नाम पे लैविश और लग्जरियस घर लेते हैं, अपने काम के लिए ढेरों नौकर रखते हैं, मोटी सैलरीज उठाते हैं और अपने NGO सेंटर एक्सपैंड करते हैं वहां पे प्रॉपर्टीज को ऊंचे दामों में खरीद के। और ये सब होता है उन पैसों से जिन्हें कागजों पे अफ्रीका के भले के लिए दिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अफ्रीका के ब्राइटेस्ट माइंड्स को मोटे पैकेजेस का लालच देके स्टार्टअप से छीन लेते हैं और वहां उन्हें बेसिक सी डेस्क जॉब दे देते हैं ताकि अफ्रीका का तेज दिमाग अफ्रीका को आगे बढ़ाने की और कुछ कर ही ना पाए, वहां कुछ बड़ा बन ही ना पाए और अफ्रीका की गरीबी कायम रहे ताकि उनकी डोनेशंस जारी रह सके और अफ्रीका का एक्सप्लॉयटेशन होता रहे। उन्होंने ये भी बताया कि ये NGOs जिस शहर में जाते हैं ना, वहां ढेर सारा पैसा बहा के रियल एस्टेट अनअफोर्डेबल बना देते हैं और जहां सस्ता सामान देने की जरूरत नहीं है वहां भी देते हैं, जिससे लोकल बिजनेसेस ग्रो नहीं कर पाते। अब जिस तरह अफ्रीका ने अपने पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर में ना लगा के जनता को उनका हक कमाने की बजाय मुफ्त में देना शुरू कर दिया, वही हाल भारत में भी हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जगह एड फंडिंग हर साल नया रिकॉर्ड सेट कर रही है। भारत की सब्सिडीज आज देश की GDP की 3% के बराबर आ गई है। पंजाब अपने टोटल टैक्स रेवेन्यू का 45.5% हिस्सा फ्रीबीज पे खर्च करता है, जबकि आंध्र प्रदेश के लिए यही नंबर 30.3% है। भारत के कई राज्यों का डेट टू GDP रेशियो 20% से ऊपर है, जिसमें पंजाब का 48.98%, राजस्थान 42.37%, वेस्ट बंगाल का 37.39%, बिहार का 36.73% और आंध्र प्रदेश का 35.30%। पर मुद्दे की बात यह है कि इतनी सीरियस कंडीशन होने के बावजूद इनमें से कई प्रदेशों में कोई भी खास डेवलपमेंट स्कीम चलाने के बजाय अंधाधुंध फ्रीबीज बांटी जा रही है। अब इश्यू ये भी नहीं है कि ये एड्स नेसेसरी है, बल्कि मदद उन्हें मिल रही है जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। उदाहरण के तौर पर SBI ने साल 2022 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार की लोन माफी वाली स्कीम में कुल 3.7 करोड़ किसान लाभार्थी थे, मगर इसमें से केवल 50% किसान तक ही इसका अमाउंट पहुंचा है, जो कि नेसेसरी है इकोनॉमी और GDP के लिए। मगर इसकी जगह फ्री इनकम स्कीम्स जैसे लाडली बहन, जो हमारी इकोनॉमी में नहीं कंट्रीब्यूट कर रही है, वो रेगुलरली मैनेज हो रही है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसमें दिए जा रहे हैं। अगर किसी को फ्री में 3 से 5 हजार रुपए मिलेंगे तो वो भला उतने ही पैसे के लिए काम करना क्यों पसंद करेगा। इससे वर्कफोर्स का डिक्लाइन ठीक उसी तरह होगा जैसा अफ्रीका में हुआ। रिसोर्सेस इवेंचुअली इन स्कीम्स को फंड करते करते खत्म हो ही जाएंगी और जब इन्हें फंड करना पॉसिबल नहीं रहेगा तो बर्डन टैक्स पेयर्स के कंधों पर डाल दिया जाएगा, या तो GST बढ़ा के या पेट्रोल में एथेनॉल मिला के। हमें अपने माइंडसेट को सोशलिज्म से थोड़ा कैपिटलिज्म की तरफ चेंज करना ही होगा, तभी हम चाइना जैसी ऊंचाई पे पहुंच पाएंगे और अपनी पॉपुलेशन को प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। नहीं तो अगर ये जनता फ्री इनकम की आदी हो गई ना, तो ये काम करना छोड़ देगी और देश पे बस एक बोझ बन के रह जाएगी। अब इस पे आपकी क्या राय है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना